नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और लोकतंत्र का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। पार्टी देश भर में जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय और कांग्रेस सरकार की कथित तानाशाही के बारे में बताया जाएगा। ये अध्याय देखने के लिए हमको आजादी नहीं दिलाया था। हमको लोकतांत्रिक देश दिया था, हमें संविधान दिया था कि हम लोकतंत्र को लोग मौलिक अधिकार हमको दिया, धार्मिक हमको मौलिक अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। और इसको हनन करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने सत्ता बचाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये आपातकाल का उपयोग किया था। इसीलिए दोबारा भविष्य में ऐसा आपातकाल लागू न हो और हमको लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के तरीके से जीने का अधिकार है। इसीलिए और इन लोगों के हाथों में चाहे केंद्र में सरकार रहा हो, राज्य में सरकार रहा हो, तो ये लोग यही काम किया है। तो इसीलिए भविष्य में ऐसा न हो, इसीलिए हमारे लोगों को जानकारी होना चाहिए वो आपातकाल क्यों लगा। इसी उद्देश्य से 50 साल कल 25 जून को 50 साल पूर्ण होना, इसी पूर्व संध्या में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि देश के जनता को मालूम होना चाहिए। सम्मान है, भारत रत्न जैसा सम्मान स्वयं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोग अपने आप को भारत रत्न देते रहे, लेकिन बाबा साहब को अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। इस प्रकार से आज दलित, आदिवासी, शोषित राजनीति करने वाले लोग, संविधान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग इन महान हमारे संविधान का हत्या किया। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे निशा कानून के माध्यम से लाखों लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों को जेल में यातनाएं दिया गया और इस प्रकार से आज इस आपातकाल का 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये 50 वर्ष पूर्ण हुआ है और इनको 60 साल जो शासन करने का मौका मिला, इस 60 वर्ष में इनका जिस राज्य में भी जहां भी सरकार रही है, हर समय संविधान को ताक में रख के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कानून भी बनाए। आप बहुत सारे कानून हो सकते हैं, जैसे 3 तलाक की बात करें, आप वक्फ अधिनियम की बात करें, धारा 370 की बात करें, ऐसे कानून बनाए हैं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक हो, वक्फ अधिनियम की बात हो, ऐसे काला कानून हटाने का काम किया और आज इस आपातकाल का 50 वर्ष हुआ है। इसलिए हम आज इस 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने 60 वर्ष उनके शासनकाल। इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1925 को लागू किए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस आज संविधान की दुहाई देकर लोकतंत्र बचाने का नाटक कर रही है, उसी कांग्रेस के एक सशक्त नेतृत्व ने 25 जून 1925 की रात देश को आपातकाल में झोंक दिया था, जिसके लिए उनको आपातकाल लगाने का अवसर पड़ा। लेकिन केवल अपने कुर्सी को बचाने के लिए उनके द्वारा आपातकाल भारत में थोपा गया और उसके अंतर्गत मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके तहत लगभग 34,988 लोगों की गिरफ्तारी हुई। DIR डिफेंस ऑफ इंडिया में 75,818 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब 1 लाख से ऊपर भी अपराध लोगों को गिरफ्तार करने का उन्होंने आदेश दिया। उसमें बुराई की गिरफ्तारी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई, मधु दलपति की गिरफ्तारी हुई, मधु मिश्र की गिरफ्तारी हुई, मुरली मनोहर जोशी की गिरफ्तारी हुई।
राजनांदगांव में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आपातकाल को लेकर अपनी बात रखी है। उपासने ने कहा कि बीजेपी 25 और 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर राजनीतिक के दलों के नेताओं और पत्रकारों को जेल में डलवा दिया था। साथ ही आपको बता दें कि सच्चिदानंद उपासने ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मना रहा है और इस 50वीं वर्षगांठ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। जैसे देश में अनेक दिन मनाए जाते हैं, योग दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, वैसे ही हर वर्ष अब शासकीय स्तर पर और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस संविधान हत्या दिवस के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में जिस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार थी, आजादी के बाद से एक छत्र राज्य था, गांधी नेहरू परिवार जैसा चाहे वैसा शासन तंत्र चलाता था। इसकी जिस प्रकार से अभिव्यक्ति होती नहीं थी, क्योंकि सब दबा दिया जाता था और सब प्रकार से अखबारों को भी इस प्रकार से मैनेज करके केवल सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से अखबारों की, मीडिया की आजादी भी एक तरह से स्वामान धन्य होती थी। उस पर उसका खुलासा तब हुआ जब इंदिरा जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वो चुनाव में उन्होंने अवैध साधनों का उपयोग किया, प्रधानमंत्री बनी। जस्टिस जगमोहन जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, जिसकी परिणति हुई कि उनको सत्ता छोड़नी थी। उसको वैधानिक स्वरूप देने के लिए और इंदिरा जी ने संविधान में संशोधन किया। 22 जुलाई और 1 अगस्त को संविधान में 38वां संशोधन करके उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया। इस प्रकार के अनेक संशोधनों के माध्यम से जहां न्यायालयों की आजादी छीन ली गई, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव को कहीं अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राष्ट्रपति द्वारा जो भी अध्यादेश प्रस्तुत किए जाएंगे उस पर कोई चर्चा समाज में नहीं होगी, उस पर बहस नहीं होगी, उस पर अदालत को चुनौती नहीं होगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार से सारी जनता के अधिकारों को छीनने का काम इसमें किया गया। कोई भी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार से बयानबाजी नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ कोई भाषणबाजी नहीं कर सकता। उधर राजनांदगांव के गायत्री स्कूल परिसर में यंग इंडियंस दुर्ग चैप्टर द्वारा यंग इंडिया पार्लियामेंट का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने लोकसभा के कामकाज को समझने और राजनीति के क्षेत्र में आगे आकर देश के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस आयोजन में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने शामिल होकर लोकसभा के अपने अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। उनका कहना है कि छात्र छात्राओं को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि वह जाने कि लोकसभा में सांसद कैसे बैठते हैं और अपनी आवाज को कैसे जनता तक पहुंचाते हैं। इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव के बच्चों ने भाग लिया। एक बहुत अच्छा आयोजन, यंग इंडिया की पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि एक इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, प्रदेश के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कराया है। यंग पार्लियामेंटेरियन के रूप में बैठना और देश के अलग अलग भूभागों के मुद्दों को समझकर उन विषयों को सार्थक तरीके से, मजबूत तरीके से प्रस्तुत करना, ये जीवन भर के लिए उनका एक बड़ी मेमोरी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी राजनांदगांव में गायत्री स्कूल के इस परिसर में हुई है, ये हम सबका सौभाग्य है। यंग इंडियंस पार्लियामेंट का आयोजन है। इससे हम बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं जो एक्चुअल पार्लियामेंट में आपके एमएलए, नेता, सारे जो एक आर्गुमेंट होता है, ऑपोजिशन होता है, लीडरशिप होती है, वो एक स्किल्स डेवलपमेंट। और इसके साथ अब ये कोशिश है कि बच्चे उस माहौल को जो भूल गए, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, पॉलिटिक्स नहीं समझना है, वो एक एक्सपीरियंस ले, ताकि जो आज का जनरेशन सोचता है वो सोच शायद थोड़ी सी छुप जाती है पॉलिटिक्स में।
9वीं और से जो है 12वीं तक के छात्र छात्राओं को जो है पार्लियामेंट के बारे में जो है यंग इंडिया पार्लियामेंट के आयोजन के माध्यम से उनको लोकसभा की कामकाज को लेकर समझाया गया है। यहां पर 9वीं से 12वीं की छात्र छात्राओं को यंग इंडिया पार्लियामेंट का जो कार्यक्रम हुआ है उसके माध्यम से लोकसभा की कामकाज को समझाने की कोशिश, जिससे कि जो युवा छात्र छात्राएं हैं जो कि आगे आकर राजनीति के विषयों को समझ सकें, लोकसभा की कार्यवाही को समझ सकें, कामकाज को समझ सकें और विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से जो है लोगों की समस्या सुनी जाएगी। यह प्रदेश का चौथा जिला है जहां पर ऑनलाइन माध्यम से लोगों की समस्या सुनी जाएगी और निराकरण किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष गौतम चौरडिया न्यायमूर्ति ने किया था और आपको बता दें कि उपभोक्ता अदालत अब ऑनलाइन सुनवाई के लिए ई सुविधा प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और सुनवाई में भाग ले सकते हैं। भारत सरकार के जो आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम राज्य होने जा रहा है जो कि उपभोक्ता आयोगों में ई हियरिंग प्रारंभ की जा रही है। ई हियरिंग में यह सुविधा है कि पक्षकार जो हैं उसे अदालत में आने की जरूरत नहीं है, वो जहां पर भी रहें, चाहे वो घर पर हो या अन्य स्थानों पर जहां पर वो कार्यरत हैं, वहां से रहकर वो अपने प्रकरणों की सुनवाई कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आज राजनांदगांव में हमारे राज्य के अध्यक्ष चौरडिया जी ने इसका शुभारंभ फीता काटकर बिलासपुर कोर्ट से किया और उस समय हमारे अध्यक्ष महोदय ने ई हियरिंग के संबंध में लोगों को जागृत किया कि ई हियरिंग क्या है और ई जागृति जो पोर्टल है वो कंज्यूमर कोर्ट में पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। तो उपभोक्ता फोरम को लेकर जो है ऑनलाइन माध्यम से समस्या सुनी जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें दर्ज होंगी। इसको लेकर उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन माध्यम से जो कि समस्याएं सुनी जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें भी दर्ज की जाएंगी। उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग की शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से समस्याओं को अब सुना जाएगा और ऐसे में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। तो ऑनलाइन के माध्यम से अब जो समस्याएं हैं वो रखी जाएंगी सामने और जिसको समस्याओं को सुनने का काम करेंगे और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग के माध्यम से जो है ऑनलाइन माध्यम से अब समस्याओं को सुना जाएगा, समस्याएं रखी जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल और इसे जो है उपभोक्ताओं को काफी राहत भी मिलती नजर आएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और ऐसे में उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग की शुरुआत यहां पर की गई है।
तो ऑनलाइन के माध्यम से समस्याओं को रखने के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और उपभोक्ताओं के फोरम की ई हियरिंग की शुरुआत जो की गई है उससे कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को बड़ी राहत और उनके फायदे की खबर, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। तो उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो है ऑनलाइन माध्यम से समस्याओं को सुना जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। राजनांदगांव से एक खबर है जहां पर ऑनलाइन माध्यम से अब उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको सुना जा सकेगा और फोरम की जो ई हियरिंग है उसकी शुरुआत उपभोक्ताओं की यहां पर ई हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन यहां पर करने की पूरी तरीके से कवायद और उसका कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को सीधा लाभ। उधर जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी चुनाव जीता, लेकिन उनके अगेंस्ट में और जो विपक्षी उम्मीदवार थे राजनारायण जी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और जिसके अंतर्गत कि चुनाव में शासकीय मशीनरियों का दुरुपयोग और अन्य जिस प्रकार से चुनाव में भ्रष्ट आचरण को ध्यान में रख के उन्होंने एक याचिका दायर की है, इसको चुनौती दी। उस समय की देश की अवस्था भी आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट थी उस समय देश की, जनता में असंतोष बढ़ रहा था और 8 मई 1974 को, जैसे कि हम जानते हैं कि देश संकट से जूझ रहा था, बिहार और गुजरात में भी छात्रों का एक आंदोलन और बड़ी तेजी से वहां पे सिर उठा रहा था, किया जा रहा था, जिसके कारण कि पूरे देश का वातावरण एक ऐसा बनने लग गया था कि किस तरीके से शासकीय मशीनरियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र में चुनाव की दृष्टि से जो भ्रष्टाचार उस समय उसका आचरण था, उसको लेके तो इस आंदोलन को रोकने की दृष्टि से 1974 में गुजरात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।